इस वीडियो के बाद आपके 90% चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और आप देखते जाओ क्या क्या होते जाता है। पहली चीज़ है निबंध। क्लास 12 के लिए पूरा अपन परीक्षा अध्ययन से करने वाले हैं, बिल्कुल भी नोट्स की टेंशन खत्म। निबंध निबंध और कहाँ कहाँ से निबंध वगैरह बनाना है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो पहले खुद से कुछ भी मत करना। निबंध में पहले अपने को क्या याद रखना है, अपने को कोई भी निबंध रहे, कोई भी चीज़ का रहे, प्रस्तावना और उपसंहार फर्स्ट और लास्ट वाले तो अपने को पता है। अपने को टोटल 5 पॉइंट लिखने रहते हैं। 5 में 2 पॉइंट पता है, 3 पॉइंट और लाने हैं। 3 पॉइंट कैसे लाना है बताता हूँ। 3 पॉइंट लाने के लिए आपको पहले उसी चीज़ को, जैसे कोरोना का आया गया तो कोरोना का अपने इस बारे में डिटेल बता दी है। अब देखो प्रस्तावना में आप सोचो कि आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप कैसे बताओगे। पहले प्रस्तावना दे दी, अब बताओ ये कोरोना कहाँ से आया, कहाँ से शुरू हुआ, कोरोना से क्या क्या हुआ, कोरोना से बचे कैसे और लक्षण उसके, कोरोना से बचाव और लक्षण, इस टाइप से एग्जाम्पल है कि कैसे शुरू करना है, कैसे अपना दिमाग चलाना है। अब लिखने का तरीका देख लो। पहले रूपरेखा, हेडिंग डालना। यहाँ से आप एकदम स्टार्टिंग से लिखना शुरू करना है। 2 पन्ने का लिखना है, 5 पॉइंट लिखने हैं। आपको हेडिंग डालना है यहाँ पे, जो भी रहे निबंध का, कोरोना रहे, अनुशासन रहे, कुछ भी रहे। रूपरेखा, फिर आपको 5 पॉइंट लिख देने हैं। पहला प्रस्तावना, इस तरीके से लिखना प्रस्तावना, दूसरा तीसरा चौथा जो भी आता है, लास्ट में उपसंहार। अब 2 पन्ने कंप्लीट करना है, हेडिंग लिखे। अब इसके बाद क्या करें, आपने प्रस्तावना लिखना शुरू करें। प्रस्तावना आपने पूरा करें। ऐसे करते करते आपको सारे पॉइंट लिखने हैं। प्रस्तावना और उपसंहार पूरे पॉइंट मिला के 5 पॉइंट होने चाहिए और 2 पन्ने में हो जाना चाहिए। जैसे आपने यहाँ से शुरू करें तो यहाँ से लेके दूसरे पन्ने तक 4 नंबर का आ रहा है, इतना काफ़ी होगा। अब देखते हैं अपने को औपचारिक पत्र कैसे लिखना है। औपचारिक पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा आपके टीचर वगैरह को लिख दो, और एक होगा कहीं किसी जज साहब को लिख दो, किसी कमिश्नर को लिख दो, कभी ध्वनि वनी हो रही है तो मजिस्ट्रेट को लिख दो, या कुछ को भी लिख दो, ठीक है। तो इसको लिखने का बहुत सिंपल तरीका है। पहले सबके लिए वैलिड है। सेवा में लिखो, यहाँ पे जिसको लिख रहे हो उसका नाम लिखो। जैसे अगर आप प्रधान पाठक है, जो भी है आपका, इस प्रकार से लिखो। आपको मैं अध्ययन में दिखाता हूँ कैसे करना है। तो वैसे आते 3 ही प्रकार के, 3 ही एप्लीकेशन आते हैं, और में आएगा, इसके अलावा जो भी आएगा वो भी देख लेंगे। अनौपचारिक, जो अनौपचारिक आएगा वो भी देख लेंगे। तो पहले कैसे शुरू करना है, सेवा में। फिर जिसको आप लिख रहे हो उसका नाम, यहाँ पे क्या आएगा, जिसको लिख रहे हो उसका नाम। किसको लिख रहे हो आप, प्राचार्य को लिख रहे हो तो प्राचार्य। फिर उसका ऑफिस, ऑफिस मतलब वो काम कहाँ करता है। अगर वो उसका, मान लो अगर स्कूल है तो आपके स्कूल का नाम, स्कूल का नाम दिया है तो लिख देना, वरना अपने स्कूल का नाम लिख देना। फिर जिला, नगर, जिला, प्रदेश, जो भी पता है आपको लिख दो। रीवा पता है, रीवा लिख दिए, एग्जाम्पल। फिर आपको क्या लिखना है, विषय लिखना है। और हेडिंग को, मतलब क्वेश्चन जो है उसी को उठाओ और थोड़ा मोड़ के लिख दो। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। अपने विद्यालय को प्रचार को निर्धन छात्र कोष के छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न 2 पेज नंबर 253 में है, ये कर लेना। इसको याद ही कर लेना, मैं तो कहूँगा। यहाँ पे ये निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। कैसे, आपने देखिए क्वेश्चन को ही मोड़ के थोड़ा लिख दिया। फिर आपको क्या लिखना है, महोदय जी। क्या लिखे, महोदय, महोदय, महोदय जी जो लिखना है आपको। फिर सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है। फिर अपनी प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है आपकी, जो भी प्रॉब्लम है अपने हिसाब से लिख दो। और हाँ भाई, ये मत बोलना कि अध्ययन में तो यहाँ पे मुझे ज्ञात हुआ, इस टाइप से कुछ भी लिख रहे हो आप। लेकिन आपको जो सिंपल बता रहा हूँ वही लिखना है। अपना दिमाग चलाओगे तो कितने एप्लीकेशन का, हर एप्लीकेशन का अलग फॉर्मेट दिया हुआ है, याद नहीं कर सकते ना उतने, जितना बता रहा हूँ उतना याद करना। अब देखो, महोदय जी लिखो, और मुझे सविनय निवेदन है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरे ये हैं वो हैं, इस प्रकार से कुछ भी लिखो। उसके बाद फिर लिखो आप क्या चाहते हो। आप क्या चाहते हो में, अगर मान लो एग्जांपल आपने फ़ीस नहीं दे पा रहे हो, तो मेरे पिताजी बीमार हैं, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ाई में, ऐसा ऐसा लिख दो, ठीक है। कि अपने बारे में बढ़ाई कर दो और अपनी प्रॉब्लम बता दो। और फिर यहाँ पे क्या लिख दो, आप क्या चाहते हो कि आप मेरे को पैसे दे दो। फिर प्लीज़ बंद कर दो, मैंने क्यों लिखा हूँ बताता हूँ, पर प्लीज़ आप ये चीज़ कर दो, और क्यों कर दो इसका रीज़न दे दो।
कि मैंने बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ाई में, मैं उत्तीर्ण हूँ पढ़ाई में, ऐसा लिख दो। बाकी सब के लिए बताऊँगा, सिर्फ इस चीज़ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर निवेदन है कि आप उचित व्यवस्था करने का, ये क्या व्यवस्था करने का थोड़ा गलत हो गया है, करने का की कृपा करेंगे। ठीक है, ये अपने हिसाब से कर लेना, आप उचित व्यवस्था करने का प्रबंध करेंगे, ये थोड़ा गलत हो गया है। फिर आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ के दिनांक लिखना है, और आपको यहाँ पे भौतिक आपका नाम, या तो अगर देखो, अगर आप टीचर को नहीं लिख रहे हो, अपने प्रिंसिपल को नहीं लिख रहे हो, तो यहाँ भौतिक लिखना। ठीक है, और अगर टीचर को, प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पे नेम आएगा आपका, यहाँ पे कक्षा आएगी। या फिर अगर आप अपने किसी ऑफिस वाले को लिखना, मतलब कि क्या कहते हैं उसे, जज साहब वगैरह को लिख रहे हो, तो आप एड्रेस डालना, और यही एड्रेस याद कर लो, 81 नेहरू नगर इंदौर, हर जगह ये चेप देना। अगर किसी को भेज रहे हो तो उसमें भी ये चेप देना, बताता हूँ कैसे। एक बार फिर से फॉर्मेट देखो, लाइन कहीं नहीं छोड़ना है आपको। सेवा में फिर बीच से लिखना शुरू करना है, जिसको लिख रहे हो उसका नाम, उसका ऑफिस, नगर, उसका एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ना है। कहाँ लाइन छोड़े? सेवा के बाद अपन ने सीधे फिर विषय से पहले एक लाइन छोड़े, जो आपका विषय है वो लिखना है। फिर महोदय जी सविनय निवेदन है, कोई लाइन नहीं छोड़ना है, फिर पूरा आपको ख़त्म करना है। फिर यहाँ पे दिनांक, फिर एक लाइन छोड़ना है, और मतलब एक लाइन छोड़ के दिनांक लिखना है, और उसी के लेफ्ट राइट साइड में लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, और भवदीय अगर आप किसी दूसरे इंसान को लिख रहे हो, जैसे कि जज वगैरह को लिख रहे हो। फिर नेम, फिर कक्षा। ठीक है, और मान लो अगर किसी पुलिस ऑफिसर को लिख रहे हो तो आप यहाँ पे एड्रेस डाल देना, और एड्रेस ये याद कर लो, हर जगह ये चेपना। ठीक है, अब देखो कोई दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न 6 है, ये बहुत बार आया है। क्या है, अब ध्वनि यंत्र जो है बहुत बच रहे हैं, ध्वनि बहुत ज़्यादा हो रही है, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के कारण अपनी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, एग्जाम रुक जा रही है, तब क्या लिखना है? सेम फॉर्मेट देखो। सेवा में किसको लिख रहे हो आप? जिसको लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो? जिलाधीश को लिख रहे हो। यहाँ बताते हैं किसको लिखना है ना, प्रबंध नहीं होती, जिलाधीश को लिखो, तो जिलाधीश को लिख रहे हो, जिलाधीश लिखना। अब जिलाधीश कहाँ रहता है भैया? उसका ऑफिस, हाँ, जिलाधीश को लिखते समय ऑफिस मत लिख देना भैया, यहाँ पे उसका यहाँ पे आप सीधे पता डाल देना, पता वही डाल देना इंदौर करके, तो दिमाग नहीं लगाना। अनटिल एंड अनलेस आपको दिया हुआ है पता, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, वही पता हर जगह डाल देना है, 81 नेहरू नगर इंदौर करके। फिर क्या विषय आ जाता है? विषय में हेडिंग, मतलब क्वेश्चन को मोड़ के लिख दो, उसी को मोड़ के लिख दिए। प्रश्न नंबर 2 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपका। इसके अलावा फिर क्या करना है आपको? सविनय निवेदन है कि माध्यमिक बोर्ड परीक्षा चल रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी प्रॉब्लम ऐसी है कि मेरी यहाँ बहुत गाने वाने बज रहे हैं, मेरे एग्ज़ाम वगैरह होने वाले हैं, इनके गाने बजने की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऐसा लिख दिए। फिर आपके चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि आप 10 बजे के बाद गाना वाना बजाना बंद करवाओ इनका, और कोई लिमिट सेट करवाओ। आपको याद उससे ही करना है, लेकिन आपको बस मैं फॉर्मेट सिखा रहा हूँ। प्लीज़ बंद कर दो बोलना इनको, प्लीज़ बंद कर दो। मतलब मैंने अच्छी भाषा में लिखना है, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि मैं इस वजह से अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अलावा हज़ारों बच्चे इस प्रकार की गतिविधियों से परेशान हैं, कृपया इसमें रोक लगाएं। और फिर निवेदन है कि ये हर जगह चेप देना, निवेदन है कि आप उचित व्यवस्था करने की कृपा करेंगे। फिर क्या जाता है? दिनांक डाल देना, वही आपका। और हाँ, यहाँ पे आपका आज्ञाकारी नहीं लिखना है, यहाँ पे भवदीय लिखना है, भवदीय, और उसके इस लाइन पे भवदीय आएगा, और यहाँ पे आपका नाम आएगा। यहाँ पे कक्षा नहीं लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है, और एड्रेस का रहेगा 81 नेहरू नगर इंदौर। फिर अपना जाता है प्रश्न नंबर 9, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9 क्या है? जबलपुर नगर निगम को नियमित जल आपूर्ति करने के लिए पानी नहीं आ रहा भैया, तो जिसको लिख रहे हो उसके लिए वहाँ का एड्रेस और सेम फॉर्मेट कर देना, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 2, 6, 9 इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं फिर कोई अगर इम्पोर्टेंट है तो आपको खुद से करके देखना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके औपचारिक पत्र। इसके अलावा आपको कोई भी फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है,
अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तो थोड़ा इसमें अपनी गंदी भाषा भी लिख दोगे तो भी आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे। ये परफेक्ट फॉर्मेट है, ठीक है। अब देखते हैं अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। अब अनौपचारिक पत्र में देखो भैया, सबसे सिंपल तरीका है, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है और हमेशा एड्रेस से ही लिखना है और दिनांक लिखना है, लाइन नहीं छोड़ना है। और लाइन आपने ये 3 लाइन में आपका ये कंप्लीट हुआ, फिर आपको जैसे ये लाइन ख़त्म हुई ना, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन सीधा साइड से लिखना है। जिसको लिख रहे हो, पापा को लिख रहे हो तो पूजनीय पिताजी, दोस्त को लिख रहे हो प्रिय मित्र, और भाई को लिख रहे हो, छोटे भाई को लिख रहे हो प्रिय छोटू, जो भी आपका नाम है वो। फिर नमस्ते हाय हेलो जो आपका, अगर पिताजी हैं तो प्रणाम, और प्रणाम पिताजी। अगर मान लो दोस्त है या भाई है तो सप्रेम नमस्ते। ये चीज़ करना है, बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसमें आप देख के समझ जाओगे, थोड़ा वेट करो। फिर आपको जो भी टॉपिक दिया उसके बारे में लिखना है। फिर लास्ट में आपको लिख देना है आपका जो रिलेशन है, दोस्त, भाई, बेटा, फूफा, जो भी आपको लिख देना है, और आपका नाम लिख देना है, काम खत्म। बहुत सिंपल है। मैं तो बोलता हूँ भाई अनौपचारिक लिख के आना बहुत आसान होता है, औपचारिक पत्र मत लिखना, मेरी मानो तो। इम्पोर्टेंट वाले देख लो, छोटे छोटे भी रहते हैं बढ़िया इंपॉर्टेंट वाले। अपने पिताजी को पत्र लिखिए अध्ययन के लिए आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए। अब पापा को उल्लेख करने के लिए, पैसे मांगने के लिए, कुछ भी करने के लिए बोले तो आपको पिताजी वाला यही करना है। पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, देख लीजिए, लिख लिए, ये है। फिर आपको आपका पत्र प्राप्त हुआ, आपको ये बातें डाल देनी है अपने हिसाब से। आपका पुत्र, आपका जो रिलेशन है, आपका जो नाम है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आ भी चुका है। अपने मित्र कमलेश को बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने होते हुए एक पत्र लिखिए। अपने भाई को या दोस्त को, जिसको भी इनवाइट करना है बड़े भाई की शादी में, तो कैसे करना है भाई, ये आपको लिखना है सेम फॉर्मेट। और स्टार्ट कैसे करना है, अत्यंत हर्ष के साथ। देखो अपने दोस्त भाई जितने, पापा के अलावा जिसको भी आप लिख रहे हो तो कोई अच्छी बात के लिए लिख रहे हो, चाहे उसके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ गए हैं या उसके बर्थडे आ गया है, फिर उसको शादी में बुला रहे हैं, तो आपको ये लिखना है अत्यंत हर्ष के साथ। और फिर आपको अगर मान लो उसको बुला रहे हो तो सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई की शादी हुई है, या फिर अगर मान लो उसके अच्छे नंबर आ गए हैं तो अत्यंत हर्ष के साथ मैं अत्यंत हर्ष की अनुभूति हुई जब मुझे पता चला कि आपके अच्छे नंबर आ गए हैं, ऐसा अपने हिसाब से लिख देना है। तो आपको इससे पहले वाले, ये उससे पहले वाले इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर 2। इसके अलावा जो प्रश्न नंबर 7 है ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम तरीके से याद कर लेना, छोटा सा है ये, इसको भी कर लेना। इसके अलावा देखने को कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अपन मतलब जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन करोगे उनको लिखोगे, मतलब प्रीवियस वाले जो कुछ करते हो आप ईयर के पत्र लिखते हो तो उनको आप याद करते चलो, जो भी लिख रहे हो याद करते चलो। प्री बोर्ड के करोगे याद करते चलो भाई, ऐसे ही याद होता है, एक एक करके याद नहीं किया जाता, पेपर लिखते लिखते ही याद करना है। मान लो आप जो मतलब खुद से जो लिखने वाले हो प्रैक्टिस के लिए, लिखने बैठना, अपने मन से जो आए लिख देना, फिर उनको अच्छे से याद कर लेना। इसी तरीके से तैयारी होती है, ऐसे एक साथ याद नहीं किया जाता है। चलो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कवि परिचय। कवि परिचय से पहले विज्ञापन देख लो, ठीक है। अब विज्ञापन बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, ये बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। और विज्ञापन में 2 प्रकार के आते हैं, तो कोई चीज़ बेच रहे हैं तो कोई चीज़ को मना कर रहे हैं। कोई चीज़ को बेच रहे हैं, अगर बेच रहे हैं तो देखो, बेचने के लिए बड़ा बड़ा टाइटल डाल देना, एक आध लाइन डाल देना कि यहाँ से आके दूध लो, सब्जी भाजी लो, बर्तन भांडे लो, कुछ भी लो, शिक्षा का सामान लो, कोई भी अपने मन से लाइन लिख लेना, सर्वश्रेष्ठ चीज़ें ही मिलती है। फिर यहाँ पे मान लो अगर दूध बेच रहे हो तो एक दूध की बाल्टी बना देना, और मान लो किताब बेच रहे हो तो किताब पेन का बना देना, बर्तन भांडे या कुछ भी बना देना, और यहाँ पे आपको उसके बारे में लिख देना है, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है कि इस जगह पे है वो इन्फॉर्मेशन इस डब्बे में डालनी है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब मान लो शराब मना कर रहे हो, सिगरेट मना कर रहे हो, ड्रग्स मना कर रहे हो, या फिर आप कोई भी चीज़ के लिए मना कर रहे हो कि प्रदूषण मत करो, कोई भी चीज़ मत करो, भाई लफड़ा। तो अगर तुमको सही से नहीं दिखा हो, पहले थोड़ा गलत हो गया था वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो देख लेना, इस प्रकार से करना है। और अगर कोई चीज़ के लिए मना करो तो टाइटल डालना, यहाँ पे इस प्रकार की डिज़ाइन डाल देना कि इसको मना करना है, और ज्ञान दे देना कि भैया मर जाओगे, निपट जाओगे, पानी जल ही जीवन है,
नशा से दूर रहो, नशाबत्ती मत करो, इस प्रकार से लिख देना। अब संवाद में क्या होता है, बातचीत करना। बातचीत में दो लोग के बीच में बात करना, ज़्यादा लोग को इन्वॉल्व मत करना। 10 से 12 लाइन में हो जाना चाहिए, एक पन्ने में आ जाएगी 10-12 लाइन, पूरी बात खत्म हो जाना चाहिए संवाद खत्म होते हुए तक। फिर क्या आता है, अनुच्छेद आता है। अनुच्छेद में क्या है, 80-100 वर्ड में आपको ज्ञान देना है, बहुत सारा ज्ञान देना है। किस तरीके में ज्ञान देना है, पहले जो भी हेडिंग है उस हेडिंग का मीनिंग समझा दो। अनुशासन, अनुशासन क्या होता है, अनुशासन नहीं पता, अनुशासन क्या होता है। अनुशासन क्या होता है कि किसी भी अपने आप में कंट्रोल रखना या जो भी है। इस पर जंगल के ऊपर आ गया तो जंगल क्या होता है, जंगल वृक्षों का समूह, ऐसा मत लिख देना कि भारत जंगल की भूमि है। इस प्रकार से आपको उस टॉपिक के ऊपर, उस शब्द के ऊपर मीनिंग वगैरह निकाल लेना है, उसके आगे बातें करना है। फिर अच्छी बातें करना है कि जंगल में ये होता है, वो होता है, अपने को हवा मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है। फिर बुरी बातें करना है, काट रहे हैं इसको तो प्रदूषण हो रहा है, काट रहे हैं तो क्या है, अब जंगल जानवर मर रहे हैं। फिर ये थोड़ी मिक्स बातें कर दो कि लिमिट में करो चीज़ों को, कि लिमिट में काटना चाहिए, थोड़ा प्रकृति के लिए इम्पोर्टेंट है फिर भी, और अपने को जंगल की केयर भी करना चाहिए और जंगल को पेड़ लगाना चाहिए। इस प्रकार से लिमिट में बातें कर दो थोड़ी, कि ना ज़्यादा बुरी ना ज़्यादा अच्छी बातें। और किस प्रकार से लिखना है, यहाँ पे हेडिंग डालना, यहाँ आपका आंसर शीट है, यहाँ आपकी एक मार्जिनल लाइन, यहाँ पे एक मार्जिनल लाइन, यहाँ पे पूरे चीज़ें लिखना है, ठीक है। हर चीज़ को ऐसे ही लिखना है, क्वेश्चन आंसर हो एंटिल एंड अनलेस अपना पत्र लिख रहे हो, उसके अलावा हर चीज़ को इसी फॉर्मेट में लिखना है। इधर भी मार्जिनल लाइन, इधर भी मार्जिनल लाइन, यहाँ पे कंटेंट। अब क्या बचा है आपका, देखो 15 मिनट हुए हैं और अपना पूरा जितना भी राइटिंग वाला पोर्शन था ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा अपना क्या बचा है, कवि परिचय बचा है। और मैं कवि परिचय का तो कैसे लिखना है, कवि परिचय, इसके बाद अगर तुमको कोई चीज़ का कवि परिचय नहीं भी आता होगा ना, तो भी तुम पूरा लिख डालोगे। बता दूँ कैसे लिखना है, एक मिनट थोड़ा सा एडजस्ट करने दो। हाँ, अब देखो, कवि परिचय लिखने के लिए तुम्हें थोड़ा दिमाग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले तुम देखो कवि परिचय, आपको उस कवि का जन्म कब हुआ ये पता रहना चाहिए। माँ बाप पत्नी अगर ये पता है तो अच्छी बात है। पढ़ाई कहाँ से किया ये बात पता होना चाहिए, और स्पेशलिटी क्या थी ये बात पता होना चाहिए। इसके बाद आपको बातें लिखनी है अपने मन से बना के। और कैसे सीखोगे मन से बनाना, थोड़ा मैं बताऊंगा। थोड़ा आप जो अपना अभी मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व करोगे, PYQ वाला सॉल्व करोगे, वो उससे आप प्रीवियस ईयर पेपर से आप समझोगे। प्री बोर्ड के जो आए हैं उनको सॉल्व करके देखना, उससे आप समझोगे कैसे लिखना है। XYZ का जन्म, कोई भी कवि है, उनका जन्म फला फला साल को फला फला जगह पे हुआ, ठीक है। उनके माँ बाप की कोई इन्फॉर्मेशन है तो उनके माता का नाम ये था, पिता का नाम ये था, पत्नी का नाम ये था, उनका विवाह इन औरत से हुआ, ऐसा लिख देना। पढ़ाई और साहित्य में, मतलब पढ़ाई उनने यहाँ से करी है, फिर अगर उन्होंने साहित्य में कहीं स्टार्ट करा है कि इस ईयर से लिखना शुरू करा, वो पता है तो वो लिख देना। कोई स्पेशलिटी लिख देना। स्पेशलिटी किसी को तो चलेगी भाई, कुछ तो पता होगा कि बड़ा अच्छा लिखते थे, इनकी जो इनकी रचनाएं लंबे समय तक लोग इनकी लंबे समय तक याद रखने वाली रचनाएं थी इनकी। अपने मन से इनकी बढ़ा चढ़ा के लिखना, ठीक है। अब रचनाओं में आपको क्या लिखना है, XYZ की कई अद्भुत रचनाएं हैं, जैसे पहला दूसरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाय द वे, मैं बता दूंगा कैसे स्क्रीनशॉट लेना है इस फॉर्मेट का। सब पे स्क्रीनशॉट मैं आपको बता दूंगा कैसे लेना है, अभी आप समझो बस। इनकी अद्भुत रचनाएं थी, 2 रचनाएं लिखना बस। फिर क्या आता है, भावपक्ष लिखने आता है। अब भावपक्ष कैसे लिखना है, भावपक्ष में 3 पॉइंट लिखना रहता है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जैसे 3 पॉइंट लिखना है आपको। आप ये पॉइंट कुछ भी लिखा हुआ, x कुछ भी पॉइंट लिखा हुआ है तो कवि पहले लिखना। कवि XYZ ने, मान लो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि भावपक्ष में लिखा हुआ है रहस्यवादी भावना, तो रहस्यवादी भावनाओं का प्रखर रूप से वर्णन किया या फिर यथार्थ चित्रण किया। कोई भी तरीके से आपको प्रखर या फिर यथार्थ, इन 2 शब्दों में से कोई एक शब्द को चित्रण या फिर वर्णन के साथ मिला लेना है और लिख देना है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो, ठीक है। अगर एक हाथ लाइन आपको एक्चुअल में याद है तो वो लिख देना, बाकी सही है। दूसरा क्या है, दूसरी लाइन में आपको इसी प्रकार से सेम टू सेम छापना है। आपको बस हेडिंग पता होना चाहिए और हेडिंग को इसी तरह से लंबा करके लिख देना, हो गया आपका। अब कला पक्ष, कला पक्ष में क्या करना है, कला पक्ष में 3 चीज़ें लिखनी थी, भाषा, शैली, 3 पॉइंट लिखना है ना भाव पक्ष में भाई। कला पक्ष में 3 बातें रहती हैं, एक तो भाषा, एक शैली और एक साहित्य में स्थान।
भाषा कैसी रहती है, तो XYZ ने अपनी रचनाएं बहुत ही सुंदर प्रकार से फला फला भाषा में की है। अब भाषा कोई भी हो सकती है। अब देखो बता दे रहा हूँ मैं, हरिवंश राय बच्चन हो गया अपना, इसके अलावा अपना कुंवर नारायण हो गया, इसके अलावा रघुवीर सहाय हो गया। इन तीनों की एक ही प्रकार की भाषा थी। कैसी भाषा थी भैया? इनकी भाषा थी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, एक ही प्रकार की भाषा थी। ठीक है, प्रकार से फला फला भाषा में किया। किन किन का? हरिवंश राय बच्चन, वो बता दूंगा, अभी दिखा दूंगा उसमें अध्ययन में। शैली कैसी थी इनकी? जो भी कवि हैं XYZ की रचनाएं मुख्यतः इस प्रकार की शैली में, जो भी शैली थी उनकी जो भी रही होगी वो शैली का लिख देना यहाँ पे, शैली में की गई है। हो गया। अब साहित्य में स्थान, XYZ का साहित्य में प्रमुख स्थान है। कोई भी रहे, कोई भी कवि रहे, सेम लाइन डालना है। फिर अगर एक आध भी लाइन आपको आती है ना तो वो लाइन डाल देना। अब यहाँ पे ये ओरिजिनल लाइन होगी जो एक्चुअल इनके बारे में होगी, जो पर्सनल होगी। ये कहाँ से पता चलेगी भाई? भाई इनका आपने भाषा लिखे हो ना, इनकी शैली लिखे हो ना, उसी बारे में लिख देना कि इनकी जो मान लो खड़ी बोली है, इनने खड़ी बोली में इतनी प्यारी, मतलब इनने खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक लाइन बस अपने इनसे जुड़ी हुई रहना चाहिए, फिर बाकी सब जनरल लाइन आ जाती है। XYZ का स्थान साहित्य जगत में अद्वितीय है। इसके अलावा XYZ अद्वितीय मतलब कि इसका ऐसा कोई नहीं है, अद्वितीय है। फिर इसके अलावा लिख सकते हो कि सर्वश्रेष्ठ है, जो आपको लगे वैसे लिख सकते हो। फिर XYZ की रचनाओं को लंबे समय तक याद रखा जाने वाला है। ये लाइन भी कॉमन है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं एक बार ऊपर करता हूँ कैमरे का, पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो, पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बस। इस प्रकार से ये हो गया। ये देख लो एक बार अच्छे से, वहाँ डन, कभी परिचय भी डन। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे अध्ययन में दिया गया है, अध्ययन से कैसे समझना है। अध्ययन में मेन आपको याद रखना है एक हरिवंश राय बच्चन का, दूसरा आपको रघुवीर सहाय का, तीसरा आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, चौथा आपको याद रखना है गोस्वामी तुलसीदास का। इसमें देखो कुछ कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा वाले बताऊंगा, क्योंकि क्या है मैंने थोड़े पेपर एनालाइज करा तो इन सब के अलावा भी एक दो के आ गए हैं, तो अपने को रिस्क लेने का नहीं है भाई, पूरे नंबर लेने अपने को। जन्म याद रखना 20 दिसंबर का हुआ, इलाहाबाद में हुआ, साधारण से परिवार में हुआ था। पिता का जितना रेड है उतना ही लिखना है, अपना दिमाग मत चलाना चला। पिता प्रातः नारायण श्रीवास्तव थे और इनकी भी साहित्य में बहुत रुचि थी। ठीक है। अब इसके अलावा आपको सीधा जाना है रचनाएं में। रचनाएं क्या क्या याद रखना है? हरिवंश राय की मधु जो थी वो गर्लफ्रेंड थी, तो मधु के नाम पे ही पूरी रचना करते थे। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, मधु डाल देना, और बाला साला कलश। ठीक है। इसका इधर आ जाओ, ये हो गया आपका रचनाएं कर दिया। आ जाना भाव पक्ष में। भाव पक्ष में कैसे? हालावादी दर्शन। हालावादी दर्शन का मतलब क्या होता है? ये लिख देना कि हरिवंश राय बच्चन ने हालावादी दर्शन का यथार्थ चित्रण किया है, जो भी इस प्रकार से है ये वर्णन किया है, इस प्रकार से लिख देना। इसके बाद क्या जाएगा? हालावादी, फिर रहस्यवादी भावना। पॉइंट याद रखना भाई, पॉइंट मेन है, पॉइंट्स बना के कुछ भी लिख दोगे तुम। रहस्यवादी भावना, हालावादी कवि के रूप में प्रख्यात थे, परंतु ये एक्स्ट्रा लाइन है अगर आपको लिखना है तो, लेकिन तुम इसको लिख सकते हो कि रहस्यवादी भावना का सुंदर तरीके से चित्रण किया है या वर्णन किया है, अपने तरीके से लिख देना। फिर अद्भुत संगम मिलता है रहस्यवादी भावना का। प्रेम और सौंदर्य। अब भाई इनकी हरिवंश राय बच्चन जो थे, अब बताया गर्लफ्रेंड वाला मामला था इनका, तो वही सब चीज़ें हालावादी कवि के रूप में प्रख्यात हैं कि हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का अनूठा संगम देखने को मिलता है। बस। फिर कला पक्ष में भाषा लिख देना, भाषा शुद्ध खड़ी बोली, तत्सम तद्भव। ये सब ज़रूरी नहीं है, चाहो तो लिख देना, लेकिन आपको पता ही है ट्रिक के बताया हूँ मैंने। रेड लाइन वाला मिनिमम लिख दोगे, इतना लिख दोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे रेड लाइन वाला। और मेरी ट्रिक जो बताया हूँ वो उसके साथ मिला के लिखोगे तो कोई काट ही नहीं सकता नंबर। फिर क्या है? शैली। हरिवंश राय बच्चन मुख्यतः प्रांजल शैली का प्रयोग करते थे। गेय शैली अथवा गीति शैली का भी दर्शन होते हैं।
ठीक है, अब आ जाता है साहित्य में स्थान। देखो ये लाइन यहाँ चुराया मैंने, अद्वितीय स्थान वाला। हलवद के प्रवर्तक थे ये, और इसके अलावा बहुत अच्छे कवि थे। इनका अपने हिसाब से जो मैं ट्रिक बताऊँ उस हिसाब से लिखोगे तो पूरा बन जाएगा ये। रेड देख लो एक बार। फिर 19 कुंवर नारायण का थोड़ा सा देख लो क्या क्या आ सकता है भाई, क्योंकि मैंने देखा कि सैम्पल पेपर में इनका दिया हुआ है। 1959 में अज्ञेय, नहीं सॉरी ये मत लिखना, ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ जन्म लिखना। इनका 1927 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में जन्म हुआ। इसके बाद फिर लिख देना कि साधारण से फैमिली में जन्म हुआ, और काफ़ी कठिनाई संघर्ष झेला इनने, ये अपने मन से लिख देना। और देखो 1927 में जन्म हुए मतलब कि इनने, ऑब्वियस सी बात है कि जब उसकी स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही होगी तब इनने भी कुछ ना कुछ योगदान किए होंगे। तो इनने अपने जीवन में स्वतंत्रता के में बहुत योगदान दिया, इस प्रकार से आप भी लिख सकते हो। रचनाएं में आपको क्या याद रखना है, इन चार में कोई याद रख लें, सबसे आसान है ये। अपने सामने कोई दूसरा नहीं, ये फिर कविता की बहाने इन दिनों, इस तरीके से, ठीक है। 2 रचनाएं याद कर लेना चारों में से। फिर क्या जाता है भाव पक्ष, मानवीय संबंधों का चित्रण, बताया किस ट्रिक से लिखना है। राजनीतिक खोखलापन पर प्रहार और नागरीय संवेदना। भाषा कौन सी है, साहित्यिक खड़ी बोली। और शैली कौन सी है, तो विषय अनुरूप शैली है, मतलब विषय अनुरूप कोई शैली नहीं है, इनकी शैली विषय अनुरूप होती थी, इतना लिख देना बस। फिर साहित्य में स्थान तो आपको पता ही किस प्रकार से फेंक के लिखना है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा ऊपर से बताया हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाला है उसका कैसे लिखना है। जैसे रघुवीर सहाय, इनका आ चुका है एक बार, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ 1929 के टाइम पे। इनके इसमें भी वही डाल देना कि स्वतंत्रता में बहुत हेल्प करे थे इनने, ऐसा कैसे करके। फिर डाल देना कि इनने अंग्रेजी में उत्तीर्ण थे ये। इसके अलावा इनकी वाइफ का नाम ये दिया हुआ है विमलेश्वरी सहाय, और 1946 में साहित्य में स्टार्टिंग करे, ये भी लिख देना। रचनाएं 2 कौन सी हैं, आत्मविद्या के विरुद्ध। अब आत्महत्या के विरुद्ध रह रहे हो तुम तो हंसते हंसते रहोगे, हंसो जल्दी हंसो, ये रख लेना। और आत्महत्या के विरुद्ध जो है उनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। भाव पक्ष में क्या है, समकालीन समाज का चित्रण, इन्होंने सामाजिक व्यवस्था, शोषण, विडंबना आदि का यथार्थ चित्रण किया है, इस प्रकार से लिख देना। सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना, अब देखो इसमें यथार्थ का यूज़ कर देना, यथार्थ चित्रण कर रहे हो तो चेतना का प्रखर चित्रण हुआ है बस। और मान लो ये दिया हुआ है मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण, वर्णन हुआ है, इनका प्रखर वर्णन हुआ है, इस प्रकार से आपको कुछ भी लिख देना है। हेडिंग को ही लंबा करके लिख देना है कि रघुवीर जी ने बहुत अच्छे तरीके से चित्रण करा, आपको लंबा करना आना चाहिए हेडिंग को। जो भाषा है, और लंबा करना कैसे सीखोगे हेडिंग को, आपको पहले वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसे, क्वेश्चन पेपर लिखने पड़ेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, आपको याद भी होगा। और ये मत सोचो भाई कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप सोचो क्वेश्चन पेपर लिख के आप याद ही कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। भाषा, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, संस्कृत के तत्सम सद्भाव कभी भी यूज़ कर लिया करते थे। शैली कौन सी इनकी, विभिन्न शैलियाँ थी। मुख्य शैली व्यंग्यात्मक थी, व्यंग्यात्मक, याद कर लेना। उसका साहित्य में स्थान क्या था, लंबे समय तक याद रखे जाने वाले कवि थे, और अपने हिसाब से जो आपको ट्रिक बताया उस हिसाब से छाप देना इनके ऊपर भी। ट्रिप का स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, है ना। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उसका भी देख लो, छायावाद के प्रमुख कवि थे, यह लिख देना। जन्म बंगाल में हुआ था 1899 में, इनने भी स्वतंत्रता में बड़ी स्थिति कर रही थी अपनी। इनकी कविता क्या थी, ये पेड़ पौधे के बहुत लवर थे ये, तो ये बेला और नए पत्ते बहुत पसंद थे इनको। भाव पक्ष कैसा है इनका, प्रेम और सौंदर्य, बताया ना कि लवर टाइप के आदमी थे भी। भाव और प्रेम और सौंदर्य, राष्ट्रीयता भाई, अब 1899 के टाइम के आदमी थे तो स्वतंत्रता के तो थे ही रहे होंगे। प्रकृति चित्रण, अब बताया बेल और पत्ता, तो भाई पता ही आपको कैसे लंबा करना है इन सब चीज़ों को। भाषा कैसी थी इनकी, भाषा भावों के अनुरूप थी, देश प्रेम के टाइम पे सरल भाषा थी, और गंभीर रचनाओं में थोड़ी कठिन भाषा थी, क्लिष्ट भाषा। शैली कैसी थी इनकी, उत्कृष्ट छायावादी गीतों में प्रयुक्त दूरह शैली थी,
और सरल, मतलब दूसरी लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी लिख लेना, क्योंकि इनकी 2 शैलियाँ थी और ये मैंशनड भी हैं। तो इनकी 2 शैलियाँ थी, कौन सी? उत्कृष्ट, ये 2 लाइनें याद कर लेना भाई, इतना तो याद करना पड़ेगा। और साहित्य में स्थान आपको पता है कैसे छापना है। ये साहित्य के स्थान में ये बात आप जरूर डाल देना कि छायावाद के प्रमुख कवि थे। गोस्वामी तुलसीदास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका क्या है भाई, कोई प्रमाणिक जीवन का परिचय उपलब्ध नहीं है। कहाँ पैदा हुआ, इनका पति, भाई, बाप, कुछ नहीं मालूम। तो वही लिख देना कि जन्म स्थान, भाई, बाप, जो तिथि कुछ नहीं मालूम है, लेकिन माना जाता है कि 1532 में पैदा हुए थे ये। कहाँ पे? बांदा जिले के राजपुर नामक स्थान पर। और 1623 को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये याद रहना चाहिए कहाँ पे मरे थे ये। काशी, मतलब वर्तमान वाराणसी में ये मर गए थे, मतलब लिख देना। इनके जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया था, इस प्रकार से लिख देना। या देहांत हो गया था, शांत हो गए थे, इस प्रकार से लिखना। मर गए थे मतलब लिखना। रचना है भाई रामचरितमानस, सबको मालूम है। और इनको वली वली बहुत पसंद थी, दोहा वली, कविता वली, गीता वली भी है, लेकिन ठीक है, 3 याद कर लेना ये। अब क्या है, भावपक्ष। भावपक्ष में रामचरित्र की प्रधानता। तो अब इसको लंबा करना आता है कि रामचरितमानस में इन्हें राम के चरित्र को बहुत ही, भगवान राम के चरित्र को बहुत अच्छी तरीके से समझाया और सुंदर तरीके से प्रमाणित किया। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर भक्ति भावना, भाई भक्त आदमी थे, पूरी तरीके से लिख देना कि ये राम भक्ति में लीन रहते थे, कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। राम भक्ति में इन्हें रामचरितमानस लिख डाली, इस तरीके से, ठीक है। कला पक्ष आता है। कला पक्ष में इनकी भाषा कौन सी थी? अवधी और ब्रज थी। जब राम जी के बारे में लिखते थे तो अवधी में लिखते थे, और जब कृष्ण जी के बारे में लिखते थे तो ब्रज भाषा लिखते थे। आपको अपने तरीके से लिखना आना चाहिए। इसके अलावा क्या है, ब्रज भाषा में इन्हें वली वली को लिखे, कविता वली और गीता वली कौन सी है? ब्रज भाषा। और अवधी में क्या है, आपकी रामचरितमानस है, ठीक है। फिर शैली कैसी? इनकी प्रबंध शैली है रामचरितमानस में, और दोहावली में दोहा शैली है, और कवितावली में कविता शैली है, ठीक है। ये हो गया। साहित्य को कैसे लिखना आपको बता चुका हूँ, साहित्य में स्थान कैसे लिखते हैं। बस ये याद रख लेना कि तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, और मानव जीवन का इनसे बढ़िया चित्रण किसी ने नहीं किया। का सर्वश्रेष्ठ चित्रण इनने किया। ये क्या है, सर्वांगीण तुमको लिखना भी नहीं आएगा, तुम गलत भी लिख दोगे। सर्वांगीण अगर लिखते तो बहुत बढ़िया, लेकिन सर्वश्रेष्ठ लिखोगे तो भी चलेगा। चित्रण तुलसीदास ही नहीं किया, कर पाए, इस तरीके से लिख देना। तुम्हारा कवि परिचय अब कंप्लीट हो गया। आप क्या करेंगे अपन? लेखक परिचय।